यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। तो ऑप्शन दिए गए हैं तंबाकू, कोको और रबर, और तंबाकू, कपास और रबर, कपास, काफ़ी और गन्ना, रबर, काफ़ी और गेहूँ। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा, और जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, तंबाकू, कोको और रबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दोबारा भी पूछा जा सकता है इससे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप पहले इनको देखिए कि कौन कौन सही है कौन गलत है, और नीचे पूछा गया कौन से कथन सही है। तो पहला है कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। दूसरा है दो कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तीसरा है एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। ये जो शब्द है सिर्फ, इसको बहुत ध्यान से देखिए। हमेशा तो ऐसा संभव नहीं हो पाता, लेकिन कभी कभी ये ट्रिक काम कर जाती है कि सिर्फ जिस सेंटेंस में दिया गया ओनली, बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो स्टेटमेंट्स करेक्ट हो। देखो यहाँ पर सिर्फ पहला सही है, पहला वाला सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली वन। एशियाई जो शेर हैं वो सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? एशियाटिक लायंस गिर अभयारण्य, और ये कहाँ है गिर अभयारण्य? गुजरात में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, दोबारा भी कभी पूछा जा सकता है। दो कुबड़ वाला जो ऊँट है ये भारत में नहीं, ये पाया जाता है एक तो चाइना में, और दूसरा मंगोलिया। चाइना और मंगोलिया मतलब गोबी मरुस्थल है, वहाँ पाए जाते हैं। एक कुबड़ वाला जो ऊँट है वो तो अरब में पाया जाता है, अरब के मरुस्थल वगैरह में। और एक सिंग वाला जो गैंडा है ये प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के अलावा भी, जैसे कि जावा में भी पाया जाता है, सुमात्रा में भी पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ओनली वन, केवल एक करेक्ट होगा, पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं और एक तरफ नदी। कौन सा स्थान किस नदी के किनारे है, ये जरूर आप देख लीजिए, अगर कोई भारत में या विश्व में भी पूछा जाता है। तो पंढरपुर, क्या ये चंद्रभागा नदी के किनारे है? तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है, या हम्पी मालप्रभा? तो देखिए, और इसका सही आंसर क्या होगा? देखो भाई, जो पंढरपुर है ये चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है, यानी ये सही है। और चंद्रभागा नदी ये क्या है? ये भीमा की सहायक नदी है। एक जो भीमा नदी है उसकी सहायक नदी है चंद्रभागा नदी। कहाँ है? महाराष्ट्र में। पंढरपुर एक तीर्थ स्थल है, मतलब भगवान विट्ठल को समर्पित है ये। तो पहला सही है। तिरुचिरापल्ली जो है वो तमिलनाडु में है, और जो कि कावेरी नदी के किनारे स्थित है, यानी दूसरा भी सही है। तीसरा हम्पी। हम्पी, अगर मान लो पहला और दूसरा आपको नहीं भी पता था, देखो यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं आपको बता रहे हैं। अगर मान लो शुरू के ये दोनों आपको नहीं भी पता होती, सिर्फ हम्पी के बारे में आपको पता होता, बहुत प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा होगा मध्यकालीन इतिहास में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ ये सब भी पढ़ना होगा आपको। तो हम्पी कहाँ स्थित है पहले ये बताइए। हम्पी कर्नाटक में एक स्थान है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो इसका मतलब है तीसरा स्टेटमेंट गलत है, और सिर्फ इतनी जानकारी के आधार पर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम्पी कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो तीसरा गलत है, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और आपका आंसर आ गया कि एक और दो सही है। ठीक है, अगर तीसरा गलत है तो बस आंसर सॉल्व हो गया। अगर दो ऊपर के आपको नहीं भी पता है तो भी सॉल्व कर सकते हो। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, करेक्ट, मतलब अच्छी तरीके से सॉल्व, ये तरीका। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं। अब इसका कारण क्या है?
क्यों उच्चतर है? गरीबों की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, या फिर कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, या फिर सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, या फिर सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है? क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज करके भी। ये क्वेश्चन पेपर हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है अपने, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप पहले से ही देख लीजिए इसको। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कीमत जो है, कीमत स्तर जो है अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, और इसका निर्धारण किसने किया था? एक लकड़ा वाला समिति बनाई गई थी, निर्धनता पर गठित की गई थी, उसी के आधार पर ये निकाला गया था कि कीमत कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीमत स्तर जो है कि वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, यानी प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। 25th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक, हिंदी देख रहे हो भैया, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? ये हिंदी हम पढ़ पा रहे हैं, यही बहुत है। तो कौन सा सही होगा? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फियर? तो बताइए इसके संबंध में कौन सा सही होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए इसका सुझाव देते हैं वैज्ञानिक, यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में जिसको पढ़ना है आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यामाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? ऑप्शन दिए गए, नेयार, पेपारा और शेरदुर्ने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुंदनथुराई बाघ रिजर्व। अगला है, ये सब पढ़ लो आप वीडियो पॉज करके, बड़े कठिन नाम दिए गए हैं यहाँ पर। तो अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में कौन कौन से आते हैं और ये कहाँ स्थित है? ये जो जीवमंडल रिजर्व है, ये अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व तमिलनाडु और केरल राज्य में फैला हुआ है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो नेयार, पेपारा, शेरदुर्ने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुंदनथुराई बाघ रिजर्व जो है वो स्थित है इसमें, इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। दूसरा है, मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। तीसरा है, समुद्री स्तनपाइयों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। चौथा है, सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। और इसका सही आंसर होगा डी, चारों सही हैं। ठीक है, ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो।
अब है 29th। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्य प्राणी और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? नीले मीन पक्ष वाली महासीर, इरावदी डॉल्फिन और मोर चाभ चित्तीदार बिल्ली। तो ये सब कहाँ, जहाँ ये स्थान दिए गए हैं, क्या सही है कि गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 1 और 3 सही है। जो नीले मीन पक्ष वाली महासीर है वो कावेरी नदी के किनारे है, और मोरचाप चित्तीदार बिल्ली ये पूर्वी घाट में है। ये दोनों सही हैं। और इरावदी डॉल्फिन ये कहाँ पाई जाती है? चिल्का झील में पाई जाती है, चंबल नदी में नहीं पाई जाती है। यानी दूसरा नहीं होगा। तो अगर दूसरा नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर सिर्फ आपको दूसरे के बारे में पता है, इरावदी डॉल्फिन के बारे में, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तैयार करिए। 30th क्वेश्चन है, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म मणिकाओं यानी माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है, ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है, ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती है, या फिर अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। क्यों चिंता है इनकी अत्यधिक? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। ठीक है, और ये माइक्रोबीट्स क्या होते हैं? ठोस प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मतलब 1 मिलीमीटर या उससे भी कम आकार इनका होता है, जिनको कहते हैं माइक्रोबीट्स। तो इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और समुद्री पारितंत्र को इससे हानि पहुंचती है। अब है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया। ये करंट अफेयर से है, लास्ट ईयर चूँकि 2019 का पेपर है तो पूछा गया। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ इसके बारे में। पहला है, यह प्रति मलेरिया औषध का संधारणीय स्रोत है, या फिर यह जैव डीजल का संधारणीय स्रोत है, या फिर यह कागज के उद्योग के लिए लुगदी का संधारणीय स्रोत है, या फिर यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। तो क्यों प्रसिद्ध है भैया ये? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। यानी ये सोर्स है किसका? टेक्सटाइल फाइबर का। टेक्सटाइल फाइबर का एक स्रोत है, और इससे फाइबर निकाला जाता है। नेपाल हिंदुकुश क्षेत्र में इसकी खेती भी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, या किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, या किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। मतलब किसका उपयोग किया जाता है सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल उसके लिए, उपग्रह चित्रों? तो इस यहाँ पूछा गया दूर संवेदी उपग्रहों के बारे में। तो ये किस किस कार्य के लिए सक्षम है, किस में उपयोग किया जाता है? इन तीनों कामों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश के लिए भी किया जाता है, और दूसरा है किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, उसके लिए भी, किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान की जानकारी के लिए भी दूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। उपर्युक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही अनुक्रम है? यानी वन आच्छादन कहाँ ज़्यादा है बढ़ते हुए क्रम में? किस राज्य में कम है और फिर बढ़ते हुए क्रम में आप लगाइए।
आरोही क्रम में। तो जो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2017 की रिपोर्ट है उसके अनुसार इसका करेक्ट आंसर था सी, 3241। यानी महाराष्ट्र में उससे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, उससे ज़्यादा है उड़ीसा में, उससे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। राज्य के कुल क्षेत्रफल का परसेंट अगर निकालोगे उस हिसाब से, ठीक है, तो इस आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन कौन से? किसके बारे में? मीथेन हाइड्रेट। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। तीसरा है, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो कौन कौन से कथन सही हैं इसमें? ये तीनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है, तीनों ही कथन सत्य हैं, पहला दूसरा तीसरा, यानी करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। तो फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? मतलब फसल जो जला दी जाती है, पराली वगैरह, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, उसके कारण वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलेगी ही, मीथेन कैसे निकलेगी? अगर आप ये बताओ, मीथेन तो दलदली स्थानों पर पाए मतलब निकलती है, सड़े हुए स्थानों से, तो मीथेन तो निकलेगी नहीं, 2 तो निकलेगी नहीं, ठीक है। अब जब 2 नहीं निकलेगी तो बस आप तुरंत हटा दो, आंसर आपका आ गया सी, 1 और 4, अपने आप आगे आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए मीथेन कैसे निकलती है। आप सूखे अगर फसल जलाओगे तो उससे मीथेन कैसे निकलेगी, ठीक है, यानी 2 नहीं होगा बस आंसर, बाकी 1 और 4 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी या सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। ओजोन भी कैसे निकल सकती है फसल जलाने से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 4। अगला क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एड्रियाटिक सागर, एक तरफ सागर दिया गया हुआ, दूसरी तरफ उससे लगा हुआ देश यानी कंट्री। तो एड्रियाटिक सागर क्या अल्बानिया के किनारे है? काला सागर क्रोएशिया, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर मोरक्को या लाल सागर सीरिया, क्या ये सही है? और कौन कौन से सुमेलित हैं? तो ध्यान से देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर जो है वो अल्बानिया से लगा हुआ है, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान से लगा हुआ है, और भूमध्य सागर मोरक्को से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो होगा ही। देखो, अगर आपने मोरक्को के बारे में पढ़ा है कि भूमध्य सागर से लगा हुआ है, तो 2 ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट कर ही सकते हो आप। और एड्रियाटिक सागर अल्बानिया से लगा हुआ है, ये चीज़ जो है गलत है। तो 2 गलत, जब ये गलत है तो इसका मतलब आंसर होगा बी, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है? पिछले 5 वर्षों से लगातार। और इसका करेक्ट आंसर होगा बी, भारत, ठीक है, हमारा प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
हिमनद यानी ग्लेशियर दिए गए हैं और उनसे कौन सी नदी निकलती है? तो बंदरपूछ, बारासिगरी, मिलाम, सियाचिन और जेमू, ये ग्लेशियर दिए गए हैं। और इधर नदियां हैं यमुना, चेनाब, मंदाकिनी, नुब्रा और मानस। तो कौन सही सुमेलित है? तो बंदरपूछ जो है वो यमुना नदी वहां से निकलती है, यानी पहला करेक्ट है। ठीक है, पहला करेक्ट है, तो 2 एलिमिनेट कर दो आप, ये 2 तो नहीं हो सकते। बारासिगरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और चेनाब नदी का वहाँ से निकलती है, यानी दूसरा भी करेक्ट है। तो बस पहला दूसरा करेक्ट है, इसका मतलब है कि, और ये भी नहीं होगा क्योंकि दूसरा करेक्ट है, तो आंसर आ गया ए। ठीक है, बस इसी से आंसर आ गया। बाकी सब आप देख लेना। आंसर है ए, यानी पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है 39th। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरेट और ट्राईएजोफास के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? इसका करेक्ट मतलब कृषि में पीड़कनाशी, संसाधित खाद्यों में परिरक्षक या फल पकन कारक या प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि में पीड़कनाशी, ये सब उपयोग किए जाते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मतलब इस वीडियो का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही है, ये पूछा गया है। रामसर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। और ये जगह कहाँ है? रामसर सम्मेलन में के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। अगला है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? और इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 2 और 3 सही है, पहला सही नहीं है। और ये पहला गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है सभी आर्द्र भूमियों को, तो सभी आर्द्र भूमियों को बचाना अधिदेशात्मक नहीं है। ठीक है, अधिदेशात्मक तो है लेकिन सभी को नहीं है। तो आंसर आ गया, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन तक हो गया है आज का। आगे के जो 41 से लेकर 60 तक वो अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताना, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।